कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने कल लास्ट टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री की जो पहला पार्ट देखा था वो फैक्ट आधारित और NCERT आधारित है, और दूसरी क्लास भी ऐसी ही होगी और सभी क्लास NCERT आधारित ही होंगी आपकी GS के अंदर, और वो भी फैक्ट बेस्ड। इसका न हाथ न पैर न सर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ फैक्ट मिलेंगे और फैक्ट को इतना ऐसा भी नहीं होगा कि मैं अनावश्यक फैक्ट आपको लिखाऊं, लेकिन आपका जो वीडियो BPDO पटवारी लेखपाल या अदर एग्जाम है स्टेट के लोअर PCS अपर PCS उन सभी में इक्वली ये बेनिफिशियल होगा। NCERT सीरीज आप कभी भी स्किप मत करना, भले आप कुछ भी स्किप कर लें, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। GS जो आपको दिखी, हो सकता है कि जो 25 मार्क्स की आपकी ग्रुप C में GS आती है 15 से 20 नंबर यहीं से इन्हीं क्लासेस से आएंगे जो NCERT से, तो बहुत संभावना रहती है कि आपकी NCERT की क्या आएगी, GS आएगी, ठीक है। तो हम लोग आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और उससे आगे को हम लोग अपना फैक्ट देखते हैं। अब देखिए, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो अकबर के समय के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, उसका नाम है अकबरनामा। हाँ, एक और चीज़ जो कल मैंने आपको लिखाया था ना, एक पुस्तक लिखाई थी, वो कौन सी भाषा में लिखाई थी, अरबी या फारसी, उसको एंटी कर देना, ठीक है। यानी मैंने आपको एक पुस्तक लिखाई थी, फारसी भाषा में संभवतः लिखाई थी, वो मैं आपको बता दूंगा, उसको अरबी कर देना, या अरबी में लिखाई थी तो फारसी कर देना, जो भी था वो, ठीक। देखो, अकबरनामा है। अकबरनामा जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल। और ये जो बुक है ये अकबर के समय के इतिहास की जानकारी देता है। इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है इस पुस्तक को। उसी कैटेगरी में एक का नाम है आईने अकबरी। तो कभी आएगा कि आईने अकबरी किसकी है, वो भी अबुल फजल की है, क्योंकि वो अलग नहीं है, ठीक है। आईने अकबरी इसी का हिस्सा है, वो किसका, ये अबुल फजल द्वारा जो लिखी गई है अकबरनामा। ये स्टार क्वेश्चन रहता है, ठीक है, हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबरनामा। अब देखिए, इनके समय में जैसे जो मुगल शासन था, जैसे अभी वर्तमान समय है, वर्तमान समय में ऊपर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, नीचे राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, उसके नीचे जिले स्तर पे जिला पंचायत अध्यक्ष जो राजनीतिक कमांड होता है, या अधिक प्रशासनिक स्तर पे जिला अधिकारी होता है, उससे नीचे तहसीलदार होते हैं। यानी अगर प्रशासन की इकाइयाँ देखोगे वर्तमान समय में क्या होता है, सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं, जिलाधिकारी वगैरह होते हैं, वहाँ नीचे तहसीलदार होते हैं, उसके नीचे पटवारी लेखपाल, ये सब होते हैं ना। इसी प्रकार से मुगल शासन में भी जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था था, उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। जो सूबेदार हुआ करता था वो प्रांत का प्रशासक होता था। सूबेदार कौन होता था, प्रांत का प्रशासक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रांत मतलब राज्य, एक प्रकार से समझ लो। प्रांत का जो प्रशासक होता था उसको सूबेदार बोला जाता था। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसी की तरह एक और होता था, उसका वित्त अधिकारी, जिसको दीवान बोला जाता था, ठीक है। दीवान का क्या काम होता था, फाइनेंस ऑफिसर इसको बोला जाता था, वित्त अधिकारी मुगल काल में, यानी फाइनेंस का काम ये देखता था, वित्त अधिकारी, ये दीवान होता था। इसी क्रम में जो अगला आता था वो आता था धार्मिक कार्य को देखने वाला अधिकारी, उसको बोलता था सदर। सदर क्या होता था, जो धार्मिक कार्य होते हैं, धर्म से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वो धार्मिक कार्यों का काम देखने वाला कौन होता था, सदर, ठीक है। ये होता था धार्मिक कार्य से संबंधित, इसको लिखोगे धार्मिक कार्य से संबंधित। और सदर के बाद जो आता था सेना नायक, जिसको बोला जाता था फौजदार, और एक होता था बख्शी, जो होते थे सेना के वेतनाधिकारी, सैनिक वेतनाधिकारी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका कौन आता था, फौजदार। फौजदार कौन होते थे अपने आप इनके समय में, सेना नायक, यानी इनके समय में फौजदारों को सेना नायक बोला जाता था, मतलब सेना नायकों को, ठीक है। फौजदार कौन होते, सेना के नायक होते थे, यानी लीड करते थे अपनी सेना को। लास्ट में होते थे बख्शी, क्या होते थे, बख्शी। ये बख्शी कौन होते थे, ये सबके सब इंपोर्टेंट हैं। वेतन भोगी सैनिक, यानी जिसको सैलरी मिलती थी और सेना में वो काम करते थे, यानी सैनिक वेतनाधिकारी आप इसको कह सकते हैं, सैनिक वेतनाधिकारी। वेतनाधिकारी कौन होते थे अपने आप में, ये बख्शी होते थे। देखिए, बख्शी, सूबेदार, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। सूबेदार कौन होते थे, प्रांत के प्रशासक। दीवान होते थे, फाइनेंस का काम देखते थे। सदर कौन होते थे, धार्मिक काम देखते थे। फौजदार होते थे, सेना के नायक। बख्शी कौन होते थे, सैनिक वेतनाधिकारी। ये मुगल काल में होते थे, और जनरली मध्यकालीन भारत में आपको सभी जगह इस टाइप के नाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अकबर ने क्या किया था, अपने समय में एक बहुत ही प्रचलित नीति थी, उसको बोलते हैं सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सुलह ए कुल की नीति किसने चलाई थी? अगर कभी एग्जाम में आता है तो तुरंत बता देना आप लोग, अकबर ने चलाई थी, ठीक है। अब ये जो सुलह ए कुल की नीति थी, इसने क्या किया, अकबर ने एक बार अलग अलग धर्म यानी अलग अलग, जैसे कुछ ईसाई थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ हिंदू धार्मिक विद्वान, कुछ जरथुस्त्र वगैरह थे, उन लोगों को बुलाया था धार्मिक मामलों पे डिस्कशन करने के लिए। उसमें उसने इबादत खाने का वो किया था। इबादत खाना मतलब जहाँ पे धार्मिक डिस्कशन या वाद विवाद चला था। तो उसने एक चीज पाई, उसने ये देखा कि जो बहुत ज्यादा धर्म के प्रति कट्टर है, वो अपनी सेना को कभी, अपने नागरिकों को कभी मतलब खुश नहीं रख सकता, वो कट्टरवादी होता है। तो उसने क्या किया, उसी के तुरंत बाद एक नीति चलाई जिसको बोला जाता है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है? बहुत बार पेपर में पूछता है, अकबर से संबंधित है, ये याद रखना। और इसमें इसने क्या किया था, जो अपना शासन होता है नीति के आधार पे, जनता से प्रेम करके, धार्मिक कट्टरतावाद को कम करके, इस टाइप के शांतिपूर्व अपना शासन होना चाहिए, इसलिए इसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। और इसमें जो अकबर की मदद की वो की थी अबुल फजल ने, ठीक है। इसी अबुल फजल ने इसकी मदद की थी इस नीति में। अबुल फजल ने क्या की थी, इसमें मदद की थी, ठीक है। अब देखो, जैसे आप मध्यकालीन भारत के फैक्ट रट भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तो करा दे रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं कि ये क्या था, बस आपको ये पता नहीं कि टाइम पीरियड क्या था। अभी जितना करा रहा हूं उतना समय आने पे सब चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए, अब ये तो अकबर का था ही था। अकबर का जो पिता था, आपने उसका नाम सुना होगा, हुमायूं, ठीक है। यानी देखो, इनका सीरीज क्या था, बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब वगैरह जो भी थे वो सब चलता है, ठीक है। अब देखिए, जो हुमायूं था, हुमायूं क्या हुआ था, जीवन भर लड़खड़ाता रहा, मतलब कभी भी वो स्टेबल नहीं हो सका अपने शासन व्यवस्था में। तो उसने जो सबसे बड़ी पराजय झेली थी, जिस कारण वो बहुत लंबे समय पे दिल्ली पे शासन नहीं कर सका, उसने 2 युद्ध लड़े और दोनों में वो पराजित हुआ, ठीक है। वो लड़े थे उसने शेरशाह सूरी के साथ। तो आप लोगों को दोनों युद्ध के नाम लिखने हैं। पहले का नाम लिखना है आपको चौसा का युद्ध, दूसरे का नाम लिखना है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। पहला लिखोगे आप चौसा युद्ध, चौसा का युद्ध, दूसरा लिखोगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या इसी को बोला जाता है कन्नौज का युद्ध, ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोनों किसके बीच हुए थे? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच, ठीक है, प्लस हुमायूं के मध्य हुए थे, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और ये भी किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, यानी 1539 में, और इसमें लड़ा गया था 1540 में। अब क्या हुआ था, जैसे ही दोनों युद्धों में कौन जीता था? हुमायूं हारा था, ठीक है। दोनों युद्धों में लिखो हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। हुमायूं क्या हुआ था? पराजय। हुमायूं की क्या हुई थी? पराजय हुई थी दोनों ही युद्धों में। और इसमें पराजय होते ही हुमायूं ने क्या कर दिया? दिल्ली छोड़ के भाग गया। और दिल्ली में किसने शासन करना शुरू कर दिया? शेरशाह सूरी ने। यानी इसी युद्ध के बाद हुमायूं ने क्या किया था? दिल्ली छोड़कर भाग गया था। हुमायूं यहाँ से सप्लाई मतलब क्या हो गया था? एक बार करके एस्केप कर गया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस युद्ध के में पराजित होने के बाद हुमायूं ने, मतलब किस युद्ध में पराजित होने के बाद शेरशाह सूरी ने मुगल शासन को छीन के अपने अफगान शासन को स्थापित किया था? तो शेरशाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। तो आपको यहां लिखना है, इसके बाद शेरशाह ने शासन किया। शेरशाह क्योंकि मुगल नहीं था, ठीक है। इसके बाद शेरशाह ने द्वितीय अफगान लिख दो, सेकंड अफगान, द्वितीय अफगान राज्य की नींव डाली, अफगान शासन की नींव, शासन की नींव डाली। यानी इसने इसके बाद इसने यहाँ पे शासन करना शुरू किया। इतना ही आपको यहाँ पे जानना है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं एक बहुत फेमस क्वेश्चन बताता हूँ। ये पुराना है, आपको मैंने कल इल्तुतमिश बताया था जिसने इक्ता प्रणाली चलाई थी, अगर आपको याद होगा। इक्ता क्या होते थे? छोटे छोटे क्षेत्र बांट दिए जाते थे, वहाँ एक रूल करने के लिए किसी को रख दिया जाता था, वहाँ के राजस्व, वहाँ सैनिक, वहाँ की व्यवस्था करने का काम उसका होता था, उसी के आधार पर उसको सैलरी मिलती थी। तो इल्तुतमिश का नाम तो आप जानते ही हैं। इल्तुतमिश ने एक बहुत फेमस चीज बनाई थी, हौज सुल्तानी, जिसको राजा का तालाब कहा जाता है, वो थी दिल्ली के पास। तो एक क्वेश्चन लिखो, हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी, ठीक है। ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, कहीं ये मतलब आपका ये तो नहीं है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है हौज ए सुल्तानी किसका है? इल्तुतमिश का है। मैं कल कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इल्तुतमिश का है। और इसको बोला जाता था राजा का तालाब। क्या बोला जाता था? राजा का
तालाब। इसके ऊपर स्टार लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको कल नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करके बता दूंगा कि ये है किसका, ठीक है। एक बार आप लोग नेट में सर्च कर लेना, हौजे सुल्तानी कहीं अलाउद्दीन खिलजी का तो नहीं है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। मैंने फिर कह दिया कि इसको चेक कर लेना, हौजे सुल्तानी कहीं अलाउद्दीन खिलजी का तो नहीं है। लेकिन हौजे सुल्तानी इसी का है, इल्तुतमिश का। इसको राजा का क्या बोला जाता है, तालाब बोला जाता है। और जो राजा का तालाब है, इसने क्या किया, दिल्ली के पास एक तालाब का निर्माण किया था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा क्या हो गया था, हिट हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। इसी को दिल्ली के पास बनाया गया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के पास हौजे सुल्तानी का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब आपने मुगल शासक, एक शासक का नाम सुना होगा, शाहजहां। शाहजहां इसका नाम सुना होगा, जिसने किसका निर्माण किया था, ताजमहल इसी ने बनवाया था, ठीक है। ताजमहल इसी के द्वारा बनवाया गया था। और ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ताजमहल इसी के द्वारा बनाया गया था, कहाँ, आगरा में, ठीक। अब ये शाहजहां ने क्या किया, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। दिल्ली के पास इसने एक राजधानी बनाई थी, और दिल्ली के पास जो राजधानी थी उसका नाम रखा था इसने शाहजहानाबाद, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे शाहजहां के नीचे दिल्ली के बाद शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद को इसने क्या बनाई थी, राजधानी। शाहजहानाबाद को राजधानी बनाई थी, और आगरा से शिफ्ट किया था इसने, राजधानी। एक क्वेश्चन ये याद रखना, शाहजहानाबाद के बाद राजधानी। और इस राजधानी को घेरने के लिए इसने किले का निर्माण किया, लाल बलुए पत्थर से, जिसको आप लोग को बोलते हैं लाल किला, ठीक है। इसी को बोला जाता है लाल किला। तो लिखो, इसी ने यहीं, इसी के पास इसने लाल किले का निर्माण किया। इसी के पास लाल किले का निर्माण, इसी के पास लाल किले का निर्माण किया था इसने, ठीक है। किसने किया था, शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण करके इसको क्या कर दिया था, घेराबंदी कर दी थी। वो यही शासक था शाहजहां। इसने आगरा से राजधानी शाहजहानाबाद को राजधानी बनाई, जो कि दिल्ली के पास था, ठीक। अब इसने क्या किया, लाल किले में दो बहुत प्रसिद्ध चीज बनाई, जिसको बोला जाता है दीवान ए आम और दीवान ए खास। यानी आम और खास लोगों की सभाएं वहां हुआ करती थी। तो लिखो, लाल किले के नीचे लिख दो आप लोग, इसने यहां पर दीवान ए आम, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दीवान ए आम। दीवान ए आम का मतलब आम लोगों के लिए, वह दीवान ए खास, खास लोगों के लिए एक सभा का आयोजन, मतलब बनाए, भवन बनाया इसने, दीवान ए खास बनवाया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए आम और दीवान ए खास किससे संबंधित है, तो आप लोग बता देना किससे संबंधित है। दीवान ए और आम और दीवान ए खास, वो था शाहजहां से। तो ध्यान रखना इसको, दीवान ए आम और दीवान ए खास किससे संबंधित है, ये लाल किले के पास इसने बनाया था। इसका नाम क्या था अपने आप में, शाहजहां। और इस दीवान ए आम और दीवान ए खास को बोला जाता है चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का भवन। चिहिल सुतून बोला जाता है इस दीवाने और आम और दीवाने खास को, चिहिल सुतून यानी 40 खंभों का भवन। इसको क्या बोला जाता है, चिहिल सुतून, ठीक है। चिहिल सुतून या 40 खंभों का भवन, 40 खंभों का भवन। अगर क्वेश्चन ये पूछता है चिहिल सुतून या 40 खंभों का भवन क्या था, वो था दीवान ए आम और दीवान ए खास। किसने बनाया था, शाहजहां ने। कहाँ बनाया था, लाल किले के पास। यहाँ आम सभाएं हुआ करती थी, इसके नाम से ही लग रहा है, ठीक है। इसी को ये बोला जाता था, ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, इस शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है, दिल्ली पर स्थित जो जामा मस्जिद है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी ने किया था, ठीक है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी ने किया था। आप लोग ये याद रखना, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। ये तो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शाहजहां के बारे में थे। बाकी ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया, क्या किया है, वो सब आते रहेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, अभी हम 7th की एनसीईआरटी चल रहे हैं मध्यकालीन भारत में, तो 7th में जो चीज़ दिखेगी वहीं पर मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद तुरंत आपका 11th के आसपास या 9th 10th जहाँ भी मिलेगा आपको, मैं आपको ये नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, मुगल वंश से ही है वो क्वेश्चन पूछता है कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की, वो थी अकबर के समय से, ठीक है। 4 बाग, अभी बताता हूं, बनाने की प्रथा, बनाने की प्रथा किसने शुरू की,
अकबर ने शुरू की। अब ये चार बाग होता क्या है, जैसे नाम से ही लग रहा है चार बाग, यानी अगर आप कोई चीज़ होगी आप इसके चारों दिशाओं में, सपोज यहाँ पे कोई कब्र बनानी है, यानी आपने यहाँ पे क्या बना दिया, किसी का मकबरा बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो चारों ओर बाग होंगे, मतलब इस प्रकार से रास्ता होगा, एक बाग ये, एक बाग ये, एक बाग ये, बीच में कुछ बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, बाग बगीचे टाइप के हिसाब से सोचते हैं आप लोग। चार बाग बनाने की प्रथा अकबर ने शुरू की, और इसको इसने पहली बार जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इसने बनवाया था, वो क्या था अपने आप में, हुमायूं के मकबरे में, ठीक है। इसने कहाँ से शुरू किया था, हुमायूं के मकबरे से शुरू किया था, और हुमायूं का मकबरा इसी ने बनाया था, ठीक है, क्योंकि इसका पिता था वो हुमायूं का। इसने का मतलब हुआ कि इसके शासनकाल में बना, भले इसकी वाइफ ने बनाया, किसने बनाया वो अलग चीज है, हुमायूं के मकबरे से, ठीक है, हुमायूं के। अब आपको क्वेश्चन आज नेट पे सर्च करना है, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, ठीक है, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे। अब क्वेश्चन लिखना कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, सर्च करके नोट करके आंसर लिख लेना। देखिए अब ये हुमायूं के मकबरे से इसने बनाने की प्रथा शुरू की थी। इसी क्रम में एक मकबरा आता है शालीमार बाग। क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछता है कि कहाँ है, तो ये शालीमार बाग है, ये अपने आप में पड़ता है कहाँ, कश्मीर में, और किसके समय का है, ये आपको सर्च करना है, जहांगीर है, ठीक है, मैं बता देता हूँ जहांगीर के समय का ये है। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और ये जो शालीमार बाग है ये अपने आप में जहांगीर कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जहांगीर ये, इसको क्रॉस चेक करना एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लेना, जहांगीर है शालीमार बाग, ठीक। अब देखिए शालीमार बाग कश्मीर में है, ये अपने आप में सीढ़ी नुमा बाग का एग्जाम्पल है, वो अब सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है, चार बाग बनाने की परंपरा को किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो शाहजहां था, मैंने अभी आपको बताया था, उसने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण किया था, और वो ताजमहल के निर्माण के लिए उसने एक योजना बनाई, एक मतलब स्ट्रक्चर बनाया, जिसके लिए नदी तट बाग का उसने प्रयोग किया, यानी नदी के किनारे जो तट होते हैं वहां पे बाग होंगे, वहीं पे इसने ताजमहल बनाने का काम किया। नदी तट बाग की योजना, नदी तट बाग की योजना किस चीज से संबंधित थी, ताजमहल निर्माण से, ताजमहल निर्माण से संबंधित थी। और ये ताजमहल का निर्माण किसने किया, आप लोग सभी जानते ही जानते हैं। तो नदी तट बाग योजना का निर्माण किससे से मतलब किससे संबंधित है, अपने आप में तो ताजमहल। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुगल शासन काल में, यानी मुगल वास्तुकला जो स्ट्रक्चर वगैरह आप बना रहे हैं, यानी कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका जो पित्रा दुरा था उसका संबंध किससे है, तो लिखो मुगल वास्तुकला में पित्रा-दुरा का संबंध, पित्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, दुरा, पित्रा-दुरा का संबंध लिख लीजिए, इसको सुपर इंपोर्टेंट कर देना कि किस चीज से है। ये है अपने आप में संगमरमर अथवा जो बलुआ पत्थर होंगे उस पे अलंकरण करके दीवार पे चिपकाना है। यानी सपोज आपने एक बिल्डिंग बनाई, इसका जो बाहरी आवरण था इसमें आपने क्या किया, संगमरमर प्लस बलुआ पत्थर जो होंगे, बलुआ पत्थर, इन पत्थरों को आपने क्या किया, अलंकृत किया। अलंकृत मतलब इसमें कुछ आभूषण वगैरह इसमें लगा दिया आपने, बलुआ पत्थर को अलंकृत कर दिया, ठीक है, अलंकृत कर दिया। और उन पत्थरों को अलंकृत करने के बाद आपने उन पत्थरों को यहाँ चिपका दिया, यानी बिल्डिंगों के बाहर ऐसे, इसी को बोला जाता है पित्रा-दुरा प्रथा, ठीक है। संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की जो प्रथा थी मुगल वास्तुकला में, पित्रा-दुरा कहलाई। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पित्रा-दुरा को शुरू करने वाला जो शासक था वो कौन था, जहांगीर। जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा आर्ट का, कला का प्रेमी था, ठीक है। इसको शुरू किसने किया था, जहांगीर के समय में, जहांगीर द्वारा, ठीक है, जहांगीर द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, पित्रा-दुरा क्या था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम मुगल पढ़ लें, इसी क्रम में एक चोल शासन वंश होता था दक्षिणी भारत में, उन लोगों ने भी एक कांसे की मूर्ति, मैंने कहा ना कांसे की मूर्ति किन शासकों के समय की प्रसिद्ध है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, चोल शासकों ने। उन चोल शासकों ने कांसे की मूर्ति को बनाने के लिए एक तकनीकी का प्रयोग किया जिसको बोला जाता है लुप्त मोम तकनीकी, यानी चोलकालीन लुप्त मोम तकनीकी का प्रयोग, चोलकालीन लुप्त मोम तकनीकी क्या थी, ठीक है, ये थी आपकी कांसे की मूर्ति निर्माण की एक तकनीकी हुआ करती थी, लुप्त मोम, यानी कांसे मूर्ति निर्माण की तकनीकी, कांसा
मूर्ति निर्माण, कांसे की जो मूर्ति निर्माण होता है उसको बनाने की एक तकनीकी थी। अब इसमें क्या होता है, नाम से लग रहा है, लुप्त मोम। इन्होंने क्या किया, मोम पकड़ा, ठीक है, जैसे ये मोम है, इसको पकड़ा, एक मूर्ति को स्ट्रक्चर दिया इस प्रकार का मोम का, इसके बाहर क्या लेप दिया इनने, मिट्टी को लेप दिया, ठीक है, चिकनी मिट्टी या जो भी मिट्टी थी इसको मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इसमें एक होल किया, क्या किया, छेद किया। छेद करने के बाद इन्होंने इसमें क्या डाल दिया, कोई मतलब ऐसी चीज, गर्म चीज, जिससे कि अंदर का मोम पिघल जाए। मोम जैसे ही पिघलेगा इस छेद से मोम को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसी छेद के रास्ते में कोई धातु थी कांसे की, उस कांसे के धातु को जो बहुत गली हुई कंडीशन में थी, बहुत ज्यादा उसको पिघलाया गया था, यानी लिक्विड फॉर्म पे, यानी एक प्रकार के उसको पिघलाने के बाद जो कांसे की जो मूर्ति है, यानी कांसे का जो गर्म लावा टाइप का समझ लीजिए, यहाँ घुसेड़ दिया। यहाँ डालने के बाद जब ठंडा होकर जम गया तो इसकी मिट्टी की परत को धो दिया, साफ कर दिया, तो मूर्ति का स्ट्रक्चर अपने आप में ले लेगा, ठीक है। तो एक कांसे के लिए बलुआ जो तकनीकी है किससे संबंधित थी, कांसे मूर्ति निर्माण से। अगला देखिए, आपका एक पुष्कर सरोवर है, वो कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में। ये बहुत पुराना है, ठीक है, पुष्कर सरोवर ये किस राज्य में है, राजस्थान के अजमेर में, अजमेर के पास है, ठीक है, पुष्कर सरोवर राजस्थान के अजमेर के पास है। आपको ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आता है सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम्पी के खंडहर कहाँ अवस्थित हैं, हम्पी एक राजधानी हुआ करती थी किसी के खंडहर, ये कहाँ मिले हैं, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में मिले हैं हम्पी के खंडहर, सुपर इंपोर्टेंट। इवन इन खंडहरों को यूनेस्को की साइट में भी जगह मिली है, यूनेस्को में भी क्या है, वर्णित है। अब हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। हम्पी जो हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, यानी जो हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ, राजधानी, ठीक है, साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी, ये हम्पी। और इसके खंडहर कहाँ मिले हैं, अभी इसके जो वो मिले हैं हम्पी, मतलब ये कर्नाटक में मिले हैं, हम्पी में। और जो विजयनगर राज्य था इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर प्लस बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और उस समय जब ये साउथ में ये राज्य बना था, दिल्ली में कौन सा शासन था, तुगलक वंश, ठीक है, इस समय दिल्ली में कौन सा वंश था, तुगलक वंश शासन कर रहा था दिल्ली में। तुगलक वंश कहाँ था, दिल्ली में, यानी सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में तुगलक वंश शासन कर रहा था। साउथ में एक राज्य की स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 में। और उसी हरिहर बुक्का इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। इसके अवशेष कर्नाटक में मिले हैं जो कि यूनेस्को में भी दर्ज है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी के अगले जो क्वेश्चन आता है आपका, मणिग्रामम और नाना देशी जो होते थे वो क्या होते थे, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ होते थे, ठीक है। तो लिखो मणिग्रामम प्लस नाना देशी, ये क्या थे, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ हुआ करते थे। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मणिग्रामम और नाना देशी क्या थे, दक्षिण भारत के व्यापारी संघ थे, इसको याद रखना। अब दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी हम्पी से संबंधित, आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, दोनों मंदिरों का निर्माण याद रखना है। एक तो लिखो विट्ठल मंदिर कहाँ है, हम्पी में, जिसको कृष्णदेव राय ने बनाया, और दूसरा आपने लिखना है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, दोनों हम्पी में है। तो एक तो लिखो आप विट्ठल मंदिर प्लस विरूपाक्ष मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, दोनों ही कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में, हम्पी, और हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो ये हम्पी विरूपाक्ष मंदिर है, दोनों कर्नाटक में है, ध्यान रखना इसको। और जो हम्पी जो विट्ठल मंदिर है उसको कृष्णदेव राय ने बनाया था, ठीक है, कृष्णदेव राय ने क्या बनाया था, विट्ठल मंदिर, ये किसने बनाया था, कृष्णदेव राय के द्वारा इसको बनाया गया था, ये भी ध्यान रखोगे। अब देखो इस कृष्णदेव राय ने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम है अमुक्त माल्याद, ठीक है, इसी की पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी है, कृष्णदेव राय की, ठीक है। अमुक्त माल्याद किसकी है, कृष्णदेव राय की पुस्तक है, ध्यान रखना इसको, पुस्तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी और बताता हूं आपको, मुरो नाम का एक शब्द चलता था हम्पी शासन में, वो होता था मुस्लिम व्यापारियों के लिए, यानी हम्पी में जो मुरो था, मुरो टर्मिनोलॉजी चलती थी, ये थी मुस्लिम व्यापारी, ये क्या हुआ करते थे, मुस्लिम व्यापारी,
हम्पी कर्नाटक में ही, ठीक है। ये मुरो किसके लिए यूज होता था? मुस्लिम व्यापारियों के लिए यूज होता था। अब देखिए ये उस समय पे, अभी अब प्राचीन भारत का क्या अभी भी चलता है। आपने मक्का मदीना नाम सुना होगा। मक्का का द्वार किसको कहते हैं भारत में? सूरत को मक्का का द्वार ये कहा जाता है, सूरत को, ठीक है। सूरत यानी गुजरात में पड़ता है। जो मक्का मदीना जाने वाले लोग हैं इसी बंदरगाह का अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो मक्का का द्वार जो होता है सूरत को कहा जाता है, ये याद रखना है। अब एक बहुत इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूं। राक्षस तगड़ी का युद्ध या तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? आपने एक ही टर्मिनोलॉजी सुनी होगी तालीकोट, लेकिन इसका दूसरा नाम है राक्षस तगड़ी का युद्ध। राक्षस तगड़ी युद्ध या इसी को बोला जाता है तालीकोट का युद्ध। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तालीकोट का युद्ध ये बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। राक्षस तगड़ी का युद्ध या तालीकोट का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1565 ईस्वी में, यानी सॉरी 1565 के आसपास हुआ था तालीकोट का युद्ध। बहुत ज्यादा पेपर में आता है। और ये किस किस के बीच हुआ था? जो एक तो विजयनगर के राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य, प्लस इसके खिलाफ जो लड़ रहे थे, यानी वर्सेस कर दिया मैंने इसको, ये जो तीन चार मुस्लिम राज्य थे साउथ में, जिसका नाम है अपने आप में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, ठीक है। इनके साथ हुआ था। गोलकुंडा सब साउथ में, गोलकुंडा, अहमदनगर, इसके अलावा बीदर, ठीक है। ये इधर दिख रहा होगा गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, और इसके अलावा जो एक अलग राज्य था वो था बीजापुर। इन लोगों की संयुक्त सेना और विजयनगर राज्य के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, बीजापुर, ठीक, इनके बीच हुआ था। और इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हो गया था। ये कब लड़ा गया था? राक्षस तगड़ी का युद्ध या तालीकोट का युद्ध 1565 में। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे 17वीं और 18वीं सदी आई, उसमें आपको दो टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे, दो तीन टर्मिनोलॉजी। एक तो आपको देखा ये रखना, मसूलीपट्टनम जो है ये आपका साउथ में जो है वो बंदरगाह था, याद रखना होगा। मसूलीपट्टनम आपने नाम भी सुना होगा। उस पर इंग्लैंड और हॉलैंड दोनों कब्जा करना चाहते थे। वो मैं अभी थोड़ा आगे बताऊंगा, वो भी आपका समय आ जाएगा। एक शब्द लिखो आप लोग, ब्लैक टाउन राज्य जो हुआ करते थे पहले, इन लोगों ने क्या किया ना, बॉम्बे वगैरह, जैसे ब्लैक टाउन, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के इलाकों में एक टाउन बनाई गई जिसको ब्लैक टाउन बोला गया, ठीक है। यानी ब्लैक टाउन कहाँ? बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास के इलाकों में बनाए गए। यहाँ पर कौन लोग रहते थे? यहाँ पे भारतीय कारीगर और सौदागर लोग रहते थे। यहाँ कौन रहते थे? भारतीय कारीगर। ये अंग्रेजों के, जिस समय अंग्रेज वगैरह विदेशी शक्ति आने लगी उस समय की बात है। भारतीय कारीगर प्लस सौदागर इन जगह रहते थे। का यहाँ क्या होता था? निवास होता था इन इलाकों में, जिसको ब्लैक टाउन बोला गया था। एक ही भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है, बंजारे कौन होते थे? बंजारे बोला जाता है व्यापारियों को, ठीक है। यानी व्यापारी बंजारे कहलाते थे पहले इस टाइम पे। बंजारे कौन होते थे? व्यापारी। बंजारे कौन थे? व्यापारी थे। ये भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती और मुगल का संघर्ष कब हुआ था? और रानी दुर्गावती कहाँ थी, ठीक है, कहाँ की शासिका थी? जैसे मैंने आपको कल लास्ट के दो बताए, वैसे ही अगला है, लिखो अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती, अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती और मुगल संघर्ष, ठीक है। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती और जो मुगल संघर्ष हुआ था वो कब हुआ था, किस समय? 1665 के आसपास। और रानी दुर्गावती थी गोंडवाना राज्य की रानी थी, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है गढ़ कटंगा, यानी गोंडवाना आपने सुना होगा साउथ में, वहां की ये रानी थी, ठीक है। तो मुगल संघर्ष कब हुआ था? 1665 के आसपास हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता आपसे रानी दुर्गावती कहाँ की थी, गोंडवाना राज्य की, ये पूछता है। गोंडवाना, ऑप्शन लगा बीजापुर, गोंडवाना ऐसे आता है, ठीक है। अहमदनगर ऐसे, गोंडवाना राज्य की थी। और इसका पर्टिकुलर गोंडवाना के अंदर जो इलाका पड़ता है उसका नाम था गढ़ कटंगा, ठीक है। क्या बोला जाता है उसके अंदर? गढ़ कटंगा। और इसकी जानकारी हमें मिलती है अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा से, इसकी जानकारी मिलती है, जिसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने, ठीक है। तो गढ़ कटंगा की ये रानी थी, गोंडवाना रानी। ये क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आपसे पूछा जाता है। अब देखिए एक अहोम राज्य भी हुआ करता था। अहोम राज्य में दो टर्मिनोलॉजी चलती थी, एक पाइक होते थे, एक खेल होते थे। पाइक किसको बोला जाता है? श्रमिकों को, ठीक है। तो लिखो अहोम राज्य में पाइक का क्या अर्थ था? अहोम राज्य में पाइक बोला जाता था श्रमिक को, ठीक है। और खेल बोला जाता था कुल को,
जो कुल होते हैं ना, वंश वगैरह, खेल किसको बोला जाता था, कुल को बोला जाता था। ये दोनों ही याद रखना। पाइक आपसे पूछा जा सकता है, श्रमिक, और एक जो दूसरा कुल खेल था उसको कुल बोला जाता था। ये भी आप लोग याद रखोगे। अब थोड़ा सा हम लोग कहाँ आते हैं, ये भक्ति संगीत वाला एरा, जहाँ ये गुरु गोविंद सिंह वगैरह, यानी जो आपका सिख धर्म है, इन सब से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो आज की क्लास हमारी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो गुरु नानक ने क्या किया था, एक धर्मसाल की शुरुआत की। वो किस चीज के लिए होता था, उपासना व धार्मिक कार्य के लिए, जिसको आप लोग गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, तो लिखो गुरु नानक द्वारा शुरू धर्मसाल। गुरु नानक द्वारा शुरू धर्मसाल का क्या कार्य होता था, उपासना व धार्मिक केंद्र, यानी उपासना और धार्मिक कार्य यहाँ पे होते थे। ठीक है, उपासना प्लस धार्मिक कार्य इस इलाके में होते थे, मतलब इस जगह पे। ठीक है, धार्मिक कार्य, और इसी को वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा। गुरुद्वारे सुने होंगे ना आपने, यही है वो। ठीक है, यहाँ पे उपासना व धार्मिक कार्य होते थे गुरुद्वारा में, इसको ध्यान रखना, या होते हैं। अब देखो, गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी हुए उसका नाम भी पूछता है, गुरु अंगद, जिसको उन्होंने लहना नाम दिया। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी कौन थे, उत्तराधिकारी इनका नाम था गुरु अंगद। ये माना गया कि गुरु के ही अंग है, इसलिए इनका नाम गुरु अंगद पड़ा, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, लहना नाम दिया था। क्या दिया था, लहना नाम दिया था, लहना या लहना नाम दिया था। ठीक है, गुरु अंगद को लहना नाम दिया था इन्होंने, लहना या लहड़ा जो भी है। ठीक है, तो गुरु अंगद इनके क्या हुआ करते थे, उत्तराधिकारी हुआ करते थे। एक फेमस क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की, सुपर इंपोर्टेंट। खालसा पंथ ये की थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। आपको ये भी पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है। अमृतसर जो नाम पड़ा उसको किसके नाम पे पड़ा, अमृतसर सुना होगा अपने पंजाब में, अमृतसर नाम ये जो पड़ा, ये पड़ा गुरु रामदास के उससे, यानी गुरु जो अपने आप में रामदास से, इसको पहले रामदासपुर कहते थे। उन्होंने यहाँ पे एक सरोवर बनाया था, आप लोग गए भी होंगे अमृतसर में, जो सिख गुरुद्वारा है वहाँ पे एक सरोवर भी है, तो अमृतसर नाम पड़ा गुरु रामदास की वजह से। ठीक है, गुरु रामदास, तो इन्होंने यहाँ पे एक सरोवर बनाया था। उसके बाद सरोवर के इसके बाद यहाँ पे क्या बना था, अमृतसर नाम इसका पड़ा था, ये भी याद रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव को फांसी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव की फांसी इसलिए गुरु अर्जुन देव को दी गई थी क्योंकि वो इन्होंने क्या किया था, जहांगीर के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसमें उनके जो पुत्र थे, शायद उन लोगों की किसी की मदद की होगी या उनको कुछ बताया होगा। तो गुरु मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है आपका कि गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला मुगल शासक कौन था, जहांगीर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है। ठीक है, और जैसे गुरु नानक मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो उपदेश दिए कि इन्होंने गुरु नानक ने उपदेश, उसका सार क्या था, तो अगला लिखो, गुरु नानक के उपदेश का सार क्या है, उपदेश का सार। तीन टर्मिनोलॉजी इसमें आते हैं गुरु नानक के उपदेश के सार की, उन तीनों शब्दों को बोला जाता है नाम, दान और स्नान। ठीक है, नाम, दान और स्नान। स्नान मतलब मन और पवित्र से शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, स्नान, अच्छे विचार रखो, दान मतलब दूसरों की हेल्प वगैरह करो। तो गुरु नानक द्वारा जो उपदेश का सार था वो नाम, दान और स्नान, तीन शब्दों में रखा गया है। और ऐसी एक मतलब भक्ति संत हुआ करते थे, उनका नाम था चैतन्य देव। वो कहाँ सक्रिय थे, बंगाल में। तो लिखो, गुरु चैतन्य देव किस मतलब कहाँ प्रसिद्ध हुए, गुरु चैतन्य देव, गुरु चैतन्य देव ये कहाँ प्रसिद्ध हुए, बंगाल में। ठीक है, गुरु चैतन्य कहाँ प्रचलित हुए थे, बंगाल में हुए थे, याद रखना। चैतन्य देव कहाँ प्रचलित हुए थे, चैतन्य देव आपका बंगाल में हुए थे, याद रखना। ठीक है, अब कबीर के जो भजन और उपदेश हैं वो किस में संकलित हैं, बीजक में कहते हो आप लोग। बीजक के साथ साथ कुछ अंश उनका गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में भी है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, तो कबीर के भजन व उपदेश लिखो, कबीर के भजन और उपदेश ये कहाँ संकलित हैं, एक तो बीजक में है, बीजक में तो है ही है, ये क्वेश्चन तो आता ही है आपका। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में भी है। ठीक है, बीजक में तो है ही है, साथ साथ ही कुछ हिस्सा इनका कहाँ है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ किस में है, अपने आप में पंचवाणी में।
पंचवाणी में भी इनका क्या है थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है, इसको भी आप लोग याद रखना। अब गुरु नानक मैंने आपका बताया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था भी पूछा जाता है पेपर में, वो हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जो पड़ता है आपका पाकिस्तान के ननकाना साहब में पड़ता है, ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म लिखो आप लोग तलवंडी में, तलवंडी में, और ये पड़ता है पाकिस्तान के ननकाना साहब में, ननकाना साहब में, ठीक है। ये गुरु नानक का जन्म भी आपसे पूछता है पेपर में। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक बचा है सूफी शब्दावली खानकाहों का क्या अर्थ होता है। खानकाह सुने होंगे आप, ये सूफी संतों का निवास स्थान कहलाता है, ठीक है। तो लिखो सूफी शब्दावली खानकाह का क्या अर्थ है। सूफी शब्दावली पेपर में आपसे पूछता है, ठीक है। सूफी शब्दावली खानकाहों का क्या अर्थ है। खानकाह क्या होते थे। खानकाहों का अर्थ होता है सूफी लोगों का निवास स्थान होता था, सूफी निवास स्थान। सूफी संत आए थे ना, उनका निवास स्थान क्या होता था, खानकाह होता था, एक याद रखना। और इसके अलावा आपको मैंने एक चीज बताई थी, अलवार और नयनार कौन होते थे, वैष्णव संत और शैव संत। तो अलवार प्लस नयनार ये कौन हुआ करते थे, नयनार थे शैव संत यानी शिवजी वाले, और अलवार जो थे वो थे वैष्णव संत, वैष्णव संत थे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और ये कहाँ प्रचलित हुए, दक्षिण भारत में। ये कहाँ चले थे, दक्षिण भारत में इनका ज़्यादा सक्रिय रहे, अलवार और नयनार। ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखो अलवार जो होते थे, इनका जो इन्होंने उपदेश दिए वो किस में संकलित है, दिव्य प्रबंधम में बोलते हैं, ठीक है। तो अलवार का जो लिखो आप लोग, अलवार संतों के पूरा लिखना है, ठीक है। अलवार संतों का संकलन किस में है, दिव्य प्रबंधम में, ठीक है। किस में लिखोगे, दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधन में किसका है आपका, अलवार संतों का। ये आप लोग याद रखना, प्रबंधम कर दो इसको, प्रबंधन नहीं प्रबंधम, ठीक है, अलवार संतों का। जबकि नयनार संतों का संकलन किसमें है, तेवरम व तिरुवाचकम, ठीक है। तेवरम व तिरुवाचकम, तेवरम प्लस तिरुवाचकम, वाचकम में किसका है, नयनार संतों के उपदेश क्या है, संकलित है। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एक चीज बहुत बोला करते थे, अगर आपको याद होगा तो उनका वो बोलते थे, वैष्णव जंतो तेनी कहिए पीर पराई जाने दी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, नरसिंह मेहता के द्वारा, ठीक है। ये पेपर में आता है वैष्णव जंतो, ठीक है। ये महात्मा गांधी का बहुत फेमस था, वैष्णव जंतो तेनी कहिए पीर पराई जाने दे। वैष्णव जंतो तेनी कहिए पीर पराई, पीर मतलब दर्द, पीर पराई जाने रे। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, किसकी थी, नरसिंह मेहता की है, ठीक है। नरसिंह मेहता द्वारा क्या की है, रचित है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आपका आज के दिन के नरसिंह मेहता कर दो, नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता का है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है। तो आज के दिन का क्लास का आपका ये फैक्ट थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये फैक्ट समझ आए होंगे। इनको रिवाइज करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं बताओ, जल्दी से जल्दी मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, आपके सभी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।